प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संचयन भाग 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सपनों कैसे दिन। इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह और इस पाठ में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला है विस्तृत व्याख्या, यानी जो घटनाक्रम दिया गया है चैप्टर के अंदर, जो कैरेक्टर हैं और जो कहानी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर पर चर्चा, यानी विगत वर्षों में जो प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो किस प्रकार के आते हैं और उनकी शब्दावली कैसे होती है, उन्हें हमें किस प्रकार से सजाना चाहिए और कितने शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक, तो ये चैप्टर में शुरू करूं प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल कक्षा 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर जो कंटेंट दिया गया है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग और जनरल नॉलेज से रिलेटेड, इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। इन वीडियोस की विशेषता ये है कि जो इन्फॉर्मेशन पर दी गई है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल को ज़रूर सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोज़ का लाभ लें। चलिए अब शुरू कर रहे हैं हम लोग सपनों कैसे दिन। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह से जिस प्रकार से हम हर एक वीडियो में करते हैं, हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश क्या होता है? किसी भी चैप्टर के बारे में छोटी सी जानकारी प्रोवाइड करवाता है कि हम इसमें क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम किस घटनाक्रम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको भी हम देख रहे हैं पाठ प्रवेश में। देखिएगा ज़रा, बचपन में भले ही सभी सोचते हो कि काश हम बड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर छोटा बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं ये करता। ठीक है, परंतु जब सच में बड़े हो जाते हैं तो उसी बचपन की यादों को याद कर करके खुश होते हैं। यानी कि आज के समय में हम छोटे हैं, बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं तो हमारी मर्जी जैसे होगी हम वैसा करेंगे, हम खुश रहेंगे, है ना, जीवन को हम और ज़्यादा एंजॉय करेंगे, हम बड़े हो जाएंगे तो। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? हम अपनी बचपन की यादों को याद करते हैं, हम अपने बचपन की घटनाक्रम को, अपने स्कूल्स को, अपने टीचर्स को याद करते हैं, अपनी फैमिली में जो फंक्शन हुए उनको याद करते हैं। यानी कि बड़ा होने पर हमें बचपन के दिन याद आते हैं। और वो बचपन के दिन कैसे होते हैं? जो जीवन में लौट करके दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए उनको कहा गया है सपनों कैसे दिन। ठीक, आगे देखते हैं। बचपन में बहुत सी ऐसे बातें होती हैं जो उस समय समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही है, लोग हमें डांटते हैं, समझाते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं, स्कूल जाने के लिए कहते हैं, अच्छी आदतों के लिए कहते हैं, अनुशासन में रहने की कहते हैं, तो हम लोग इरिटेट होते हैं, हम लोगों को गुस्सा आता है। हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, ऐसा क्यों समझाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उस समय सोच का दायरा सीमित होता है, हमारी जो सोच होती है वो बहुत लिमिटेड होती है ना। आगे देखते हैं, यानी कि हमारी सोच विकसित नहीं हुई होती है। ऐसा भी कई बार होता है कि जो बातें बचपन में बुरी लगती हैं वही बातें समझ में आ जाने के बाद सही साबित होती हैं। यानी बचपन में हमें बड़ा बुरा लगता है, बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पेरेंट्स किसी बात पर डांट रहे हैं, डिसिप्लिन में रहने के लिए कह रहे हैं, टीचर्स बार बार समझाइश कर रहे हैं, ये बातें हमें बचपन में बड़ी बुरी लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ खुलने लगती है, हमारा माइंड डेवलप होने लगता है और हम बड़े होने लगते हैं, तब ये सभी बातें, ये सभी रोक टोक, ये सभी डांट फटकार हमको सही लगती है। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक अपने बचपन की बातों का जिक्र कर रहा है। ये है मुद्दा इस चैप्टर का। यानी जो लेखक है वो अपने बचपन के दिन बता रहा है कि वो सपने जैसे दिन कहाँ गए और वो कैसे थे, उनके बारे में बता रहा है। किस तरह से वह अपने और उसके साथियों के साथ में दिन भर मस्ती करते थे और वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। यानी टीचर्स का नाम आते ही, स्कूल का नाम आते ही तबीयत खराब हो जाती थी, डर लगता था, और वैसे दिन भर दोस्तों के साथ वो मस्ती करते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापकों के व्यवहार को नहीं समझ पाया था, उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। यानी जो टीचर्स उसके साथ बिहेव करते थे, है ना, तो उनका बिहेवियर उसके प्रति ऐसा क्यों था, इसके बारे में अब जाकर के उसको समझ में आया है और उसी का वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए और इसमें जो घटनाक्रम है उसे सिस्टमेटिक वे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। इन पॉइंट्स को आप लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इन पॉइंट्स को लिखने के बाद जब पढ़ेंगे तो जिसमें जो भी घटनाएं घटी हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी और आपके पास एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन के दिन। यानी लेखक ने ये बताया है कि बचपन के दिन की विशेषता क्या होती है या बचपन के दिनों में वो क्या क्या करते थे। ठीक है, तो लेखक कहता है कि उसके बचपन में उसके साथ खेलने वाले बच्चों का हाल भी उसी की तरह होता था। क्या होता था? खेलते खेलते चोट लग गई, रक्त आ गया, है ना, पैर फटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये स्थिति होती थी छोटे बच्चों की खेलते समय। यही की ये स्थिति लेखक की भी होती थी, ऐसे ही उसके दोस्त और ऐसे ही लेखक स्वयं था। सभी के पाँव नंगे, यानी कि चप्पलें भी नहीं है पैरों में, फटी मेली सी कच्छी और कई जगह से फटे कुर्ते जिनके बटन टूटे हुए होते थे और सभी के बाल बिखरे हुए होते थे। इसे अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। बचपन में लेखक अपने दोस्तों के साथ खेलता था तो वो ऐसी स्थिति में खेलता था, दोस्त भी ऐसे और लेखक भी ऐसा।
किसी प्रकार की चोट लगने पर घर पहुंच जाते तो घर जाते तो सभी की माताएं और बहनें उन पर तरस नहीं खाती बल्कि उल्टा और ज़्यादा पीट देती। पहले के समय में ऐसे ही होता था। आज तो मम्मी डैडी पैम्पर करते हैं, है ना, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, चोट लग गई तो उसका इलाज करेंगे, थोड़ा सा डांटेंगे और फिर समझा देंगे। पहले ये होता था बच्चा अगर कोई इसे चोट लगा करके आया है घर पे, खेल कूद रहा है और जब घर पे लौटता है चोट कहीं लग गई है, रोता हुआ है, तो पहले वो घर में पिटता था, उसके बाद देखा जाता था कि उसका करना क्या है, अब उसका इलाज कैसे करवाना है। तो वहाँ पे जो होती थी माँ सबसे पहले ऐसे बच्चों को देखती थी, पीटना शुरू कर देती थी, जो चोट खा के आया हुआ हो, लग गई हो, रोता हुआ आ रहा हो, ऐसे उसका वर्णन किया है यहाँ पर। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले होते थे कि बच्चे को पीटना शुरू कर देते थे। पापा के पास खबर पहुंची कि बच्चे ने मस्ती करी और उसके चोट लग गई तो सबसे पहले पिताजी उसको पीटते थे, उसके बाद देखते थे कि चोट लगी कहाँ है, इतने गुस्सेल। परंतु पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने चले जाते थे। यही होता है, आज समझाया, बताया, प्रेम से भी समझाया, पिटाई भी होगी, उसके बाद भी बच्चे दूसरे दिन सब भूल जाते हैं और फिर खेलने चले जाते हैं। लेखक कहता है कि यह बात लेखक को तब समझ में नहीं आती थी, तब तो उसका मन ये करता था पिटाई हो गई, डांट पड़ी, कोई बात नहीं, सेकंड डे फिर सब दोस्तों के साथ में खेलने चले जाओ। लेकिन आज जाकर के उसको ये बात समझ में आती है कि ये क्या साइकोलॉजिकल एरर होती है, ये क्या मानसिकता होती है बच्चों की। कब मालूम पड़ा, देखिए ज़रा। जब लेखक स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था तब वहाँ लेखक ने बच्चों के मन का विज्ञान पढ़ा था, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी को जब उन्होंने पढ़ा अध्यापक बनते समय, उस समय पर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बच्चों की मानसिकता क्या होती है, बच्चे किसी बात को किस प्रकार से समझते हैं और एक ही गलती को बार बार रिपीट करने में उन्हें मज़ा क्यों आता है, या बच्चे अनुशासनहीनता क्यों करते हैं, या डिसिप्लिन खराब करने में उन्हें अच्छा क्यों लगता है। ये साइकोलॉजी यानी कि चाइल्ड मनोविज्ञान जो था, यानी कि हम कह सकते हैं बाल मनोविज्ञान हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से उनको मालूम पड़ा कि ऐसा बिहेव बच्चे क्यों करते हैं। आगे देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 दिया, शिक्षा की दयनीय स्थिति। गांव देहात की बात है, गांव देहात में शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। तो लेखक भी गांव में रहते थे, तो उनके गांव में शिक्षा की स्थिति क्या थी, स्थिति कुछ ऐसी थी, माता पिता पढ़ाई को जरूरी नहीं समझते थे, ना बच्चे को डांटते थे कि भाई स्कूल रोज जाओ। आज के समय में अगर हम छुट्टी करते हैं तो पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, स्कूल में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर सेकेंड डे स्कूल जाते हैं तो टीचर्स पूछते हैं कल क्यों नहीं आए थे, फिर जो होमवर्क इकट्ठा हो गया वो सारा करना पड़ता है। पहले के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, स्कूल में आपने एडमिशन करा दिया तो करा दिया, नहीं कराया तो नहीं कराया, पेरेंट्स को भी कोई टेंशन नहीं थी पढ़ाई लिखाई की और बच्चे तो पढ़ाई का महत्व समझते ही नहीं थे। बहुत कम फैमिली में ऐसे बच्चे होते थे जो रेगुलर बेसिस पर पढ़ने जाते थे। तो शिक्षा की स्थिति वहां पर दयनीय थी। तो यहां पर लिखा हुआ है, लेखक कहता है कि कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं थे, जरूरत ही नहीं समझते थे स्कूल की, और जो कभी भी गए पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, और जैसे तैसे चले भी गए तो एक आध दिन गए, मन नहीं लगा तो लौटते समय आए और तालाब में बस्ता फेंक दिया, यानी कि उसके बाद फिर कभी गए ही नहीं। और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की। आज के समय में तो ज़बरदस्ती होती है, बिल्कुल ज़रूरी है स्कूल जाना, पढ़ना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, मार्क्स लाना, परसेंटेज बनाना। पहले के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे लिखा है, यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला और जो किसानों की फसलों को खरीदने और बेचते थे वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं मानते थे। यानी उस समय का जो अमीर तबका था, यानी कि जो अच्छी फैमिली के बच्चे आते थे, अच्छी फैमिली मतलब जो पैसे वाली फैमिली से आते थे, जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था करना क्या है, आगे चल करके घर का बिजनेस संभालेगा, गले पर ही बैठना है, तो क्या ज़रूरत आ रही है, और लिखाई पढ़ाई से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो वो भी नहीं भेजते थे। अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। वे कहते थे कि जब उनका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़वाकर सिखा देंगे और दुकान पर खाता लिखवाने वाला बना देंगे, यानी कि अकाउंटेंट बना देंगे उसको। और कैसे बना देंगे कि जो खाते का काम करते हैं ना जो लोग, उनके पास भेज देंगे 2-5 महीने के लिए, तो वहाँ पर बैठ करके वो खाता लिखना सीख जाएगा। उनका नाम बताया पंडित घनश्याम दास, है ना, वो बही खाते होते हैं ना वो लिखना, इसे अकाउंट लिखना शुरू हो जाएगा। तो बोले वो सीख जाएगा, उससे जीवन चल जाएगा, पढ़ लिख के करना क्या है, क्या फ़ायदा होने वाला है इसका, क्योंकि करना तो काम गांव में ही है और घर का ही काम करना है, तो ये करवा लेंगे। तो जो गरीब तबका था वो भी और जो अमीर तबका था वो भी शिक्षा को महत्व नहीं देता था। इस प्रकार से बचपन में बता रहे हैं लेखक कि उनके गाँव में जो थी वो शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। आगे देखते हैं, इसके बाद दिया है नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण कैसा था? लेखक कहते हैं कि बचपन में किसी को भी स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ाई करना किसी कैद से कम नहीं लगता था। यानी कि क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं बैठ करके तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई कैदी हों। टीचर्स आते थे, एक के बाद एक अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे, कैदी जैसा अनुभव होता था। आगे लिखा है, बचपन में घास ज़्यादा हरी और फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा मन को लुभाने वाली लगती थी। यानी स्कूल के आसपास जो छोटा मोटा बगीचा होता था उसमें तितलियां उड़ती थी, नए फूल खिलते थे, हरी हरी घास होती थी, उसको देखने के ज़्यादा आकर्षण होता था। कक्षा में मन नहीं लगता था, कक्षा में तो कैद जैसा लगता था, लेकिन जब बाहर दृष्टि दौड़ाते थे तो ये चीज़ें आकर्षित करती थी।
उस समय स्कूल की छोटी क्यारी में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी थी। यानी कि सुंदर सुंदर फूल लगते थे जो बच्चों के मन को आकर्षित करते थे। लेखक उन्हें तोड़ लेते, परंतु लेखक को अब यह याद नहीं आता कि उन फूलों का वो करते क्या थे। चलते में धीरे से माली से बच करके वो फूल तोड़ करके जेब में रख लेते। अब उनको याद नहीं है अभी बड़े हो जाने के बाद कि वो उसका करते क्या थे, यानी वो फूल तोड़ के जेब में रख लिया, उसका हुआ क्या। आगे देखिएगा, शायद माँ उसे कपड़े धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती होगी, या लेखक उनके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमनों की तरह, बकरी के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं मेमना, मेमनों की तरह खाया या चढ़ जाया करते थे। लेखक कहता है कि हो सकता है जो छोटे छोटे फूल हम तोड़ के पॉकेट में रख लेते थे, अपनी यूनिफॉर्म में रख लेते थे, उनको या तो माँ जब कपड़े धोती थी उस समय फेंक देती होगी, या तो फिर कई बार हम चलते चलते खुद ही वो फूल खा जाते थे, वैसे ही जैसे बकरी का मेमना खा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गर्मी की छुट्टियां और नाई का घर। अब लेखक बता रहे हैं कि स्कूल के दिनों में, स्कूल में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद जब नानी के घर जाते थे, जब छुट्टियों का समय आता था, तो उस समय पर क्या मस्ती होती थी और क्या किया जाता था। यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक कि उसके स्कूलों में साल के शुरू में 1-1.5 महीना ही पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ शुरू हो जाती थी, यानी कि छुट्टियाँ चालू हो गई। हर साल ही छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले जाता था। बिल्कुल ठीक है, आज भी यही परंपरा है, लोग जाते ही हैं। तो वहाँ नानी खूब दूध दही खिलाती, मक्खन खिलाती, बहुत ज़्यादा प्यार करती। लेखक और उनके साथी, इसके बाद लिखा हुआ कि लेखक और उनके साथी क्या करते, नानी के यहाँ जब जाते तो खाते पीते, खूब मौज करते, खूब मस्तियाँ करते। और नानी के घर के पास एक तालाब था, उस तालाब में जाते, सारे बच्चे घंटों वहाँ पर नहाते, मज़े करते। ठीक है, और फिर वहाँ से जब लौट करके आते तो नानी से मन चाहे चीज़ें मांग करके खाते। यानी कि नानी के घर जाने का उन्हें अद्भुत आनंद होता था, बड़े मज़े आते थे, फुल मस्ती करने को मिलती थी, कोई रोक टोक नहीं थी, और तालाब में जाकर के वो खूब डुबके लगाते थे। लेकिन थोड़े ही दिनों में स्कूल की छुट्टियां खत्म होने का डर सताने लगता था, स्कूल जाने के मन नहीं करता था। यानी कि अब जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होती जाती थी, नानी के घर से वापस लौटना है और उसके बाद कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होती थी तो बच्चों के मन में डर उत्पन्न हो जाता था। क्यों हो जाता, एक तो जो छुट्टियों को होमवर्क दिया हुआ है वो करना है, दूसरा अब वापस से स्कूल जाना पड़ेगा। तो स्कूल जाने में अच्छा तो लगता ही नहीं था, किसी भी बच्चे को नहीं अच्छा लगता। लेकिन अब नानी के यहाँ पर भी जो है रहने की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो गई, अब घर वापस लौटना है। तो ये सोच करके उनके मन में डर आ जाता था, यानी कि दुख प्रकट हो जाता था। आगे देखते हैं, कभी कभी स्कूल जाना अच्छा लगता था। वैसे तो अच्छा नहीं लगता था, वहाँ गांव के लोगों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं, बच्चों में भी नहीं था। लेकिन कभी कभी बच्चों को स्कूल जाना बड़ा अच्छा लगता था। तो एक घटना के बारे में बता रहे हैं क्यों अच्छा लगता था, देखिएगा ज़रा। लेखक कहता है कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु 1-2 कारण थे जिनके कारण कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगता था। क्यों लगता था, मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते हुए मार्च करवाया करते थे। यानी कि उनके स्कूल में एक पीटी वाले सर थे जिनका नाम था प्रीतम सिंह। अब वो क्या करते थे, वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना करके, ठीक है, सीटी बजा करके बच्चों को मार्च पास करवाते थे। ठीक है, तो वो करना बच्चों को बड़ा पसंद आता था। वो लेफ्ट बोलते, राइट बोलते, है ना, फिर बच्चों को दौड़ने के लिए बोलते, फिर चलने के लिए बोलते, प्रॉपर यूनिफॉर्म देते। ये चीज़ बच्चों को अट्रैक्टिव लगती थी, यानी कि उनको अच्छी लगती थी, इसलिए उनको स्कूल जाने में फिर इंटरेस्ट पैदा हो जाता था। आगे लिखा है, विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी नहीं हो बल्कि बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, जैसे किसी देश का फौजी जवान चलता है। यानी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनने के बाद, शूज़ पहनने के बाद जब वो लेफ्ट राइट करते हुए प्रीतम सिंह जी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जब चलते थे तो उनके बूट से जो आवाज़ आती थी, उनके कपड़े जिस प्रकार के होते थे, जिस डिसिप्लिन में वो चलते थे, उससे बच्चों के अंदर ऐसा फील आता था कि वो कोई बच्चे नहीं है बल्कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। वो जैसे सेना के जवान होते हैं ना, वो अपने आप को सेना के जवान समझने लगते थे। वो मानते थे कि हमारी फौज है और हम सेना के जवान हैं। तो ये एक बात थी जो उनके अंदर उत्साह पैदा करती थी स्कूल जाने के लिए। आगे लिखा है, स्काउटिंग में विद्यार्थी कोई गलती न करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी बच्चों के लिए। क्या कि पीटी करते समय सारे बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में पीटी कर रहे हैं और सक्सेसफुल रहा, तो ऐसे में प्रीतम साहब यानी जो पीटी सर थे वो क्या करते थे, अपनी पलक झपका करके बच्चों को शाबाश बोलते थे। और बच्चे ये मानते थे कि उनके मुंह से शाबाश निकलना यानी कि बच्चों की तारीफ निकलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो इतनी आसानी से मानते भी नहीं थे। यानी कि इतनी आसानी से वो जरा सा भी कोई डिसिप्लिन क्रिएट करता था तो उसे पनिश करते थे, जरा जरा सी गलतियों को वो पकड़ते थे। तो उनके मुंह से शाबाश निकलवाना कोई साधारण बात नहीं थी। आगे देखिएगा,
उनकी एक शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक मेडल जीत लिए हों। यानी कि अगर सर ने बोल दिया शाबाश तो इसका मतलब वो ये मानते थे कि आज हमने देश के बड़े बड़े सारे मेडल जीत लिए हैं, फौज के सारे मेडल जीत लिए हैं। यानी ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में वो परेड करवाते थे। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो वो शाबाश सिर्फ एक शब्द बोलते थे, जो बच्चों के लिए बहुत मायने रखती थी। ठीक, आगे देखते हैं। पीटी सर का गुस्सा। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन पसंद करते थे, तो वो गुस्सैल भी थे। देखिएगा क्या है, लेखक कहता है कि उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतम को स्कूल के समय में मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। यानी वो हमेशा सीरियस रहते थे, बहुत कम लोगों से और बहुत कम बोलते थे। ठीक है, डिसिप्लिन पसंद करने वाले व्यक्ति थे। उनका चेहरा और बात सी तेज आंखें बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। उनका जो चेहरा था, उनकी जो आंखें थी, वो एक बार किसी बच्चे की तरफ देख ले तो बच्चा डर जाता था, क्योंकि वो हंसते मुस्कुराते थे ही नहीं। ठीक, और बहुत कम बोलते थे। लेखक अपनी पूरी जिंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे थे। एक बड़ी घटना आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इसको। हुआ ये कि जो पीटी सर थे उनका अरेंजमेंट लगा क्लास में, यानी कि कोई टीचर जो थे वो एब्सेंट थे, तो भाई फारसी पढ़ाने के लिए सर को भेज दिया। आप भेजे तो वो फारसी पढ़ाने के लिए आए, कौन, प्रीतम सिंह। तो बच्चे वैसे ही डरे हुए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और उन्होंने आकर के फारसी पढ़ाया। आगे देखिएगा, अभी उन्हें पढ़ाते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दी कि कल इसी घंटी में, यानी इसी पीरियड में केवल जुबान के द्वारा ही सुनेंगे। यानी कि आपसे कर ओरल टेस्ट होगा, यानी कि आपसे सुना जाएगा। क्या, उन्होंने फारसी लैंग्वेज का कोई चैप्टर बच्चों को याद करने के लिए दिया। एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन बोला कि ये सब मैं सुनूंगा। ठीक है, और कैसे, ओरल, वर्बली सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची करने को कहा। यानी कि उन्होंने जो होमवर्क दिया वो बच्चे नहीं करके लाए, यानी कि उनसे नहीं हो पाया। और जब वो क्लास में आकर के पूछते हैं, चलो भाई सुनाओ कल का सबक, मैंने क्या होमवर्क दिया था, तो बच्चे नहीं सुना पाए, तो उन्होंने बच्चों को पनिश कर दिया। ठीक है, कान पकड़ के उनको झुकने के लिए बोला, यानी कि उनको मुर्गा बनाया, हिंदी भाषा में अगर बोलें तो। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तब तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे। अब ये शर्मा जी कौन है? शर्मा जी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो यानी कि जो पीटी सर हैं वो बच्चों को पनिश कर रहे हैं, उस समय पर स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ नहीं हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हेडमास्टर साहब द्वारा पीटी सर का निलंबन। अब जो हेडमास्टर साहब है, निलंबन का मतलब होता है कि उनको नौकरी से निकाल देना, है ना। तो शायद यह पहला अवसर था कि उन्होंने प्रीतम चंद की उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया और वह भड़क गए। यानी कि जो शर्मा जी थे हेडमास्टर साहब, वो उस समय स्कूल में अवेलेबल नहीं थे जब ये पनिश किया जा रहा था, लेकिन वो वहाँ से जब आए, यानी कि वो कहीं बाहर गए थे, जब वो स्कूल में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि पीटी सर ने बच्चों को इस प्रकार से पनिश किया हुआ है, तो वो बहुत नाराज़ हुए और पीटी सर के ऊपर चिल्लाए। पहले कभी भी शर्मा सर को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा गया था, और ना ही कभी हेडमास्टर साहब ने, यानी कि शर्मा जी ने पीटी सर का इस प्रकार का कोई रूप देखा था कि वो बच्चों को इस प्रकार से पनिश करते हैं या इस प्रकार से डांटते हैं। तो लेखक कहता है कि जिस दिन से हेडमास्टर शर्मा जी ने प्रीतम चंद को निलंबित किया था, उस दिन के बाद पता होते हुए भी प्रीतम चंद सर अभी स्कूल नहीं आएंगे, जब भी फारसी की घंटी बजती तो लेखक और उसके दोस्तों का हृदय जो है वो धक धक करने लगता है, यानी कि बच्चे डरने लगते हैं। यानी बच्चों को ये बात मालूम थी कि पीटी सर अभी नहीं आ सकते स्कूल में क्योंकि उनको निलंबित किया जा चुका है, लेकिन फिर भी जब भी जैसे ही पीरियड आता फारसी लैंग्वेज का जो वो पढ़ाते थे तो बच्चे घबरा जाते थे, उन्हें लगता था कहीं ऐसा नहीं हो गलती से वो यहाँ पर आ जाएं, है ना। लेखक कहता है कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। कुछ विद्यार्थी लेखक और उनके साथियों को बताया करते थे कि उन्हें निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। यानी कि जब वो काफ़ी दिनों तक स्कूल में नहीं आए तो उनके मकान पे या उनके कमरे पर जो बच्चे जाते थे, है ना, उनसे मिलने के लिए, उनके काम करने के लिए, तो उन्होंने आकर के बताया कि पीटी सर को तो इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया या निकाल दिया जाएगा या स्कूल नहीं आने दिया जाएगा, वो तो आराम से मस्त रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। प्रीतम सर के प्रति लेखक की सोच, यानी ये जो घटनाक्रम सारा हुआ इसमें बच्चे का क्या एक दृष्टिकोण पैदा हुआ अपने शिक्षक के प्रति। उन्होंने लिखा, जो प्रीतम चंद पट्टी या डंडे से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। यानी कि जब उसको लेखक को बताया गया कि प्रीतम सिंह जी को निष्कासित होने की, निलंबित होने की कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपने जो पेट है, यानी जो उन्होंने तोते पाल रखे हैं उनके साथ में मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं और आराम करते हैं,
तब उसको लगा, किसको, लेखक को, कि उनके यहाँ पे जो तोते उन्होंने पाल रखे हैं, इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद, इतना गुस्सैल होने के बाद वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते होंगे, है ना। लेखक स्वयं में सोच रहा था कि या कि तोतों को उनकी आँख की तरह जलती भूरी आँखों से डर नहीं लगता होगा। यानी तोते जब उनकी आँखों को देखते होंगे, जिनको देख करके बच्चे घबरा जाते थे, डर जाते थे, सहम जाते थे, तो वो आंखें जब तोते देखते होंगे तो क्या उनको डर नहीं लगता होगा। अब ये कितनी अजीब सी बात है ना। अब बच्चा क्या है, छोटा है, लेखक उस समय छोटा था, तो ये चीज़ें सोच करके वो अपनी जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से सोच रहा है कि तोतों के ऊपर भी तो जुल्म करते होंगे, उनको भी तो डांटते होंगे, क्या तोते उनकी आंखें देख के डरते नहीं है। आगे, लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी। यानी कि बच्चे बड़े एक प्रकार की शंका में रहते थे कि ये कैसा स्वभाव है इनका, स्कूल में इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं और अपने तोतों से इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते होंगे, इनकी आंखें तोतों को डराती नहीं होंगी। ये बातें बच्चे जब सोचते तो वो उस उम्र में समझ नहीं पाते थे, क्योंकि तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे। अब चूंकि वो छोटे थे, दिमाग इतना विकसित नहीं था, तो ये सारी घटनाएं देख करके वो सोच विचार करते रहते थे और किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते थे, ठीक है। लेकिन पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे। लेकिन पीटी साहब का जो एक एटीट्यूड था, उनके अंदर जो अनुशासन था और जो उनके अंदर एक स्ट्रिक्टनेस थी, उसको वो बड़ा अद्भुत मानते थे, क्योंकि उनके जैसा उस विद्यालय में कोई और शिक्षक था ही नहीं। तो इस प्रकार से लेखक ने सपनों के ऐसे दिन में अपने बचपन के जो सपने जैसे दिन है, जो जीवन में लौट कर नहीं आते, उनके बारे में वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया, स्कूल के बारे में बताया, वातावरण कैसा है, ठीक है, पढ़ाई की स्थिति बताई है कि शिक्षा की स्थिति कितनी दयनीय होती है गाँव के अंदर। उसके बाद उन्होंने नानी के घर की बात करी कि नानी के घर जब जाते थे तो कितना मज़ा आता था, है ना, किसी प्रकार की मस्ती करो, खाओ पियो। लेकिन जैसे जैसे दिन घटते जाते थे, यानी जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होती जाती थी, तो वो फिर डरने लग जाते थे कि अब होमवर्क करना पड़ेगा, वापस पढ़ना पड़ेगा। स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी कई कारण ऐसे थे जिसके कारण वो स्कूल जाना पसंद करते भी थे, कभी कभी अच्छा लगता था। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल देकर के बताया, पीटी सर जो थे वो बड़े एक सिस्टमेटिक वे में, एक डिसिप्लिन के साथ जब मार्च पास करवाते थे, परेड करवाते थे, तो उन्हें बड़ा आनंद आता था, उन्हें फौजी वाला फील आता था, तो इसलिए वो स्कूल जाना भी वो पसंद करते थे। फिर उन्होंने एक और घटनाक्रम का वर्णन किया, पीटी सर ने जिस प्रकार से पनिश किया बच्चों को एक चैप्टर याद नहीं करने के कारण, और शर्मा सर जो कि हेड मास्टर, उन्होंने जब उनको देख लिया तो उनको देख करके उन्होंने उनको डांटा और निलंबित कर दिया। लेकिन बच्चे फिर भी पशुपेश में रहे, यानी कि वो एक प्रकार की शंका में बंधे ही रहे कि इनका स्वभाव कैसा है। निष्कासित होने के बाद भी इनको कोई चिंता नहीं है, अपने तोतों से मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या इनकी आंखें तोतों को डराती नहीं है। तो उस समय बच्चे जो है छोटे थे, तो वो ये बात समझ नहीं पाते थे, ठीक है, लेकिन उन्हें अपने पीटी वाले सर सबसे अद्भुत लगते थे। तो इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा सपनों के ऐसे दिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के इस अंश से यह सिद्ध होता है, स्पष्ट करो। यानी कि हमें ये बतानी कि कोई भी लैंग्वेज वो बाधा नहीं हो सकती, कैसे स्पष्ट करें। तो यहाँ पे लिखा है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। यह बात लेखक के बचपन की एक घटना से सिद्ध होती है। लेखक के बचपन के ज़्यादातर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों के थे। यानी कि उनके गांव में व्यापार करने के लिए हरियाणा और राजस्थान के लोग आते थे। भाषा अलग अलग थी, लेकिन फिर भी ये उनके बीच में बाधक नहीं बनती थी। हर स्टेट का व्यक्ति, हर स्टेट का जो बच्चा था वो इनके स्कूल में आता था, तो ये भाषा एक दूसरे की समझ जाते थे। जब लेखक छोटा था तो उनकी बातों को बहुत कम ही समझ पाता था। बिल्कुल सही बात है, छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और उनके कुछ शब्दों को सुनकर तो लेखक को हंसी आ जाती थी, परंतु जब सभी खेलना शुरू करते तो सभी एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते थे। यानी बच्चे एक बार को भाषा समझ पाते या नहीं समझ पाते, कई बात सुन करके, शब्द सुन करके वो हंस जाते एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जब वो खेलते थे तो उस समय बाधा नहीं बनती थी। भाषा जो भाषा थी वो अड़चन नहीं बनती थी और सब लोग एक दूसरे की बात समझ जाते थे। उनका व्यवहार एक दूसरे के लिए एक जैसा ही होता था, यानी कोई भेदभाव नहीं, चाहे राजस्थानी हो चाहे हरियाणवी हो, कहीं का भी हो। जब बच्चे खेलने लगते थे तो वो एक जैसे ही हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी या फौजी जवान क्यों समझते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है। जब लेखक धोबी द्वारा धोई गई वर्दी यानी यूनिफॉर्म जो होती है और पॉलिश किए चमकते जूते और जुराबों को पहनकर यानी कि सॉक्स पहनकर स्काउटिंग की परेड करते तो लगता कि वे फौजी ही हैं। यानी कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में सारे स्टूडेंट्स हैं, जूते पहने हुए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं, एक जैसी चाल चल रहे हैं, एक जैसी कदम उठा रहे हैं। तो वो देख करके, यानी उस डिसिप्लिन को देख करके, उस परेड की सुंदरता को देख करके विद्यार्थियों को ऐसा लगता कि वो किसी सेना के जवान हैं।
मास्टर प्रीतम सिंह जो लेखक के स्कूल के पीटी थे, वे लेखक और उसके साथियों को परेड करवाते और मुंह से सीटी बजाकर लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते हुए मार्च पास्ट करवाया करते थे। यानी कि वो सीटी बजाते, उनके सीटी बजाने के से ही परेड के जो बच्चे थे समझ जाते थे कौन से डायरेक्शन में जाना है, किस प्रकार से चलना है। ठीक है, उसके बाद जब वे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते हैं तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते हुए ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी न होकर के बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो। यानी कि डिसिप्लिन में चलते, एक जैसे यूनिफॉर्म में चलते और बहुत सिस्टमेटिक वे में जो इंस्ट्रक्शन आते थे पीटी सर के उनको फॉलो करते। तो उन्हें लगता कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। कौन से इंपॉर्टेंट आदमी है? बोले हम लोग फौजी हैं, जैसे सेना में जवान चलते हैं, किसी देश का जैसे फौजी जवान होता है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने आप को फौजी समझते थे। यानी कि उनके अंदर भावना कैसे उत्पन्न हो जाती थी कि हम देश के जवान हैं, देशभक्ति की भावना आ जाती थी, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पीटी सर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना। चारित्रिक विशेषता यानी कि उनके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण थे, देखिएगा जरा। लेखक ने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था, यानी स्ट्रिक्ट थे। उनको जितना सख्त अध्यापक किसी ने पहले नहीं, उनके जैसा सख्त अध्यापक यानी स्ट्रिक्ट टीचर उन्होंने पहले नहीं देखा था। उनका छोटा कद, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा जिसे हम चेचक कहते हैं, है ना, के दागों से भरा चेहरा और बासी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले जूते, ये सभी चीज़ें बच्चों को भयभीत करने वाली थी। यानी कि उनकी वेशभूषा के बारे में बताया गया है, उनके रूप रंग के बारे में बताया गया है कि देखने में भी बहुत डेंजर थे, यानी खतरनाक थे वो, और स्ट्रिक्ट तो थे ही सही। उनकी आंखें किसी बच्चे को देख ले तो वो बच्चे को भयभीत करने के लिए समर्थ थी, बच्चा डर जाता था देख करके। आगे देखिएगा, उनके जूतों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती थीं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते थे। वे अनुशासन प्रिय थे। यदि कोई विद्यार्थी उनकी बात नहीं मानता तो वे उसकी खाल खींचने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, यानी तुरंत पनिश करते थे। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और बच्चे ने उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो तुरंत उसको पनिश करते थे, वो स्ट्रिक्ट थे। वे बहुत स्वाभिमानी थे, यानी कि अपने स्वाभिमान के साथ वो कोई समझौता नहीं करते थे। क्योंकि जब हेड मास्टर शर्मा ने उन्हें निलंबित करके निकाल दिया तो वे गिड़गिड़ाए नहीं, चुपचाप चले गए और पहले की तरह ही आराम से रह रहे थे। स्वाभिमानी भी थे क्योंकि जब उनको निकाल दिया गया हेड मास्टर शर्मा जी के द्वारा तो उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, कोई सॉरी फील नहीं किया। उन्होंने अपने कागज़ पत्तर उठाए और वो स्कूल से चले गए और अपने घर पर आनंद से रहने लगे। तो ये 2-3 चीज़ें बताई गई, एक तो उनका रूप रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है, और उनके अंदर स्वाभिमान का गुण भी है जो कि हमें मालूम पड़ता है इस उत्तर के माध्यम से। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो घटनाक्रम दिया गया है उसको आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ये एक बड़ा सा चैप्टर जो है एक समराइज होकर के आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि हमने पॉइंट वाइज करने की कोशिश की है। तो सपनों के से दिन कौन से होते हैं? वो बचपन के दिन जो अभी आपके चल रहे हैं, जो अभी आप जी रहे हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, फिर आप इन दिनों को याद करेंगे कि हम स्कूल में कैसे आते थे, कैसे जाते थे, कैसी मस्ती होती थी। वही सारी चीज़ें लेखक ने यहाँ पर सपनों के से दिन के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो इसको ध्यान से पढ़ें और इसके लेखक देख लीजिए, गुरदयाल सिंह जी हैं। 2 पॉइंट्स पर हम बात कर चुके हैं, हमने व्याख्या भी कर दी, यानी कंटेंट पर बात कर ली, और महत्वपूर्ण प्रश्न तो जो बताएं उनको नोटिस कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो को मैं समाप्त करूं इस पार्ट के साथ में। मैं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, YouTube पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर जो कंटेंट दिया गया है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें आपको करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सर्च करके लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा। धन्यवाद।